नमस्कार। सतीश झा देश प्रदेश में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री के देश के लिए संदेश के करीब एक दिन हो चुके हैं। उसकी अभी धूल भी बैठी नहीं है। लोग इस बात का अंदाज करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 1 साल के आसपास 700-750 लोगों की मौत के बाद एकाएक ऐसा फैसला क्यों किया, जिसको लेकर के उनकी पार्टी के लोग उनसे इतने उत्साहित थे कि उनका विरोध करने वालों को, किसान कानूनों को, उनका विरोध करने वालों को देशद्रोही और तमाम तरह के नाम दिए गए, आतंकवादी, विदेशी एजेंट, ये जो भी कहा गया। अब वो सब प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कर दिया है। इसके बाद एक और बात साथ में हुई थी, वो कॉमेडियन वीरदास ने जो कहा, 2 भारत। मैं एक भारत में रहता हूँ जहाँ अच्छी चीजें होती हैं, एक भारत में जहाँ बुरी चीजें होती हैं। उन दोनों भारत के बीच में रहता हूँ। मेरा रिश्ता उससे है, एक भारत से है। उनमें एक भारत मुझे शायद पसंद करता है, दूसरा पसंद नहीं करता, और सब मिलाकर मुझे पता नहीं क्या करता है। उसमें जितनी बातें कही गई, मैंने उनको कई बार सुना, देखा। जितनी बातें कही गई वो सब हैं जो हम ये कहना चाहेंगे, मैं भी कहना चाहूंगा। हमारे देश में 2 भारत आज से नहीं है, आजादी से है, उसके पहले से है, हमेशा से है। 2 भारत हैं जिनमें गरीबी है, जिसमें अमीरी है, जिसमें ज्ञान है, जिसमें अज्ञान है, जिसमें धर्म है, जिसमें अधर्म है। द्वैतवाद, ये किसी और ने इसकी इन्वेंशन नहीं की थी। द्वैतवाद जो है हमारा अपना, एक धर्म की बहस में एक बहुत बड़ा हिस्सा द्वैतवाद का भी है। ईश्वर 2 हैं, या ईश्वर के रूप 2 हैं, या हम लोग सभी लोगों में हर तरह की चीजें होती हैं। और हमारे देश में 1% अमीर है, 99% गरीब है। 5% के पास डिग्री है, 95% के पास नहीं है। कुछ लोग शहर में रहते हैं, 30%, 70% गांव में रहते हैं। कुछ लोग के पास सुविधाएं हैं, कुछ के पास नहीं है। वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, वो उन चीजों की बात हुई जो हम बना सकते हैं, समाज की तरह, राष्ट्र की तरह, देश की तरह। लेकिन मूल्यों की बात जहां आती है, वीरदास का जो एक आक्रोश था, उनके मन में जो पीड़ा है, वो मूल्यों की पीड़ा है। वो सिर्फ अच्छा करने की पीड़ा नहीं है। हम किसी को कितना भौतिक सुख दे सकते हैं, उसकी पीड़ाएं खत्म, उसकी बात नहीं है। मन की पीड़ा की बात उन्होंने की थी। उस मन की पीड़ा में एक देश जो कहता है कि मैं विश्व गुरु बना हुआ हूं, या बन जाऊंगा, या बना हुआ था, उस देश में अध्यापकों को अध्यापन करने की ज्यादातर 90% अध्यापक इसलिए तैयार नहीं है कि किसी भी जगह उनकी गणना अध्यापकों में हो सके। इसी देश में जो तकनीकी की बात करते हैं, हम कहते हैं हमारे पास वैज्ञानिक इंजीनियरों की बड़ी भारी फौज है, लेकिन उन वैज्ञानिकों इंजीनियरों ने 75 वर्ष में ऐसा कुछ नहीं किया जिसको दुनिया कहे, जिसकी दुनिया दाद दे और कहे कि भारत ने ऐसा कमाल किया है। हम कहते हैं हमारे पास इंजीनियरों की बहुत बड़ी फौज है, लेकिन वो फौज, उसकी जो प्रभुता आज है, उसके लिए है कि 1991 के बाद जब नरसिम्हा राव ने सरकार का नियंत्रण कुछ कम किया, लोगों को विदेश बनाने दिया, आर्थिक नीतियां थोड़ा उदारवादी बनाई, उसके बाद जो दुनिया ने भारत को देखना शुरू किया और भारत आगे बढ़ा, आगे जाने की कोशिश की, कुछ उसकी रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए। जो आज की तारीख में 10-15 लाख भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो $200-300 बिलियन का उसकी सर्विसेज बाहर देते हैं, उसका फॉरेन एक्सचेंज बाहर लाते हैं, वो सब इसलिए हुआ कि वो लोग अभी भी जो एक, जिसको हम वैल्यू चेन कहते हैं, यानी कि कोई काम करने में एक श्रृंखला होती है, उस श्रृंखला की नीची जो पायदान है उस पर खड़े हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसने कुछ नया किया हो। आप कुछ भी करके बड़े हो सकते हैं। जो कंस्ट्रक्शन फर्म होती हैं उनमें 10-1 लाख लोग काम कर सकते हैं। जो कंपनियां चाइना में बनाती हैं एप्पल के लिए कुछ भी उपकरण वगैरह, उनके यहाँ 8-10 लाख लोग काम करते हैं। लेकिन वो लोग ऐसे नहीं हैं जो एप्पल, आईफोन, आईपैड, तमाम तकनीकों को उनकी कल्पना कर सकें, सोच सकें, उनके बारे में बात कर सकें। जो काम इलॉन मस्क करते हैं, जो आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, अमेरिका में बैठ करके, वो कोई देश नहीं कर सकता। इलॉन मस्क की जो आमदनी है वो पाकिस्तान की
राष्ट्रीय आमदनी से कुछ ज्यादा है, एक व्यक्ति की आमदनी। वो सब उन्होंने 30 साल में किया है। संभावना उस तरह की है। तो ओनली ओनली जो जो हम देखते हैं इन चीजों में कि जब भी हम देश की कल्पना करें उसमें दोनों चीजें हमेशा समाहित हैं। तो इसके लिए वीरदास के खिलाफ कोई एक केस करना, एफआईआर करना, उनके खिलाफ पुलिस को कहना कि कार्रवाई करो, सिर्फ उन्होंने बात की है ऐसे देश में जहां सिर्फ एक तरह से देखिए तो आजादी दी गई है हमें एक्सप्रेशन की, बातचीत करने की आजादी हमारे पास है। फिर भी बातचीत करने के लिए अगर लोगों के ऊपर आप एफआईआर करेंगे, उनके ऊपर आप पुलिस का जुल्म डालने की कोशिश करेंगे या उनको परेशान करेंगे, तो फिर आप सबको कीजिए, उसको हटा दीजिए, कहना बंद कर दीजिए कि हम एक लोकतंत्र हैं, हमारे यहाँ बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी जहां होती है वहां कई पक्ष रखे जा सकते हैं। मैं नहीं कहता कि कंगना रनावत से मेरा विरोध हो सकता है, उनके विरोध में हम बात कर सकते। विरोध का मतलब ये नहीं है उनको बात कहने की आजादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर उनके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की तो जो उनका विरोध करते उनके खिलाफ मत कीजिए। तो कंगना रनावत के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती तो वीरदास के खिलाफ क्यों हो? वीरदास को अपनी बात कहनी चाहिए, रनावत को अपनी बात कहनी चाहिए, सबको अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से कहनी चाहिए। वो जोश के साथ कहें वो भी ठीक है। उसके जो परिणाम होते हैं उससे निपटना राज्य का काम है। अगर उससे किसी तरह की बात बढ़ती है तो राज्य का काम है कि वो ना होने दे, लीडरशिप का काम है कि ऐसा ना होने दे। इस तरह से बातचीत से बातें आगे बढ़ती हैं। लेकिन वीरदास ने जैसे कहा तो लोगों ने क्या आक्रमण किया उसके ऊपर? उन्हें विदेशी जमीन पे कहा है उन्होंने। तो अब मेरे हिसाब से उन्होंने अपने घर में बैठ के किया था। आजकल आप दुनिया में कहीं कोई बात कह सकते हैं, अपने घर में बैठ कह सकते हैं। तो वो जो दीवारें हैं जो आज जो ज्योग्राफी की और सीमाओं की, वो सब कुछ टूट चुकी हैं। टेक्नोलॉजी ने उन सबको खत्म कर दिया है। हम चाहे ना चाहे लोग जानते हैं हमारी वस्तु स्थिति क्या है, हम उसको छिपा नहीं सकते। उनको कहने वालों को किस हद तक हम दंडित करें, उनको अपमानित करें, उनके ऊपर जुर्म ढाएं या उनको प्रोसिक्यूट करें, ये सब जो है तय करेगा हम कैसे लोकतंत्र हैं। आज भारत का सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम कैसे लोकतंत्र हैं और कैसे लोकतंत्र बनना चाहते हैं। और हमारे यहाँ जो लोग हैं उनको समझाने के लिए हम सिर्फ एक सपना दिखाएंगे या सिर्फ कवर पेज देंगे या कुछ असली काम भी करेंगे। तो जितनी बातें वीरदास ने कही हैं ये हर भारतीय को सुननी चाहिए, क्योंकि वो दो भारत हमारे सामने खड़े हैं, हमारे सामने इस तरह खड़े हैं कि हमको घूर के देख रहे हैं। दोनों भारत, जो भारत गरीब है, आप चाहे बंबई में आइए, आप धारावी जाइए, पटरी पे जाइए, जो लोग काम करते हैं उनको देखिए, और जिनके पास जो क्षमता है लोगों को अपने यहाँ नौकरी देने की, अपने घरों में नौकरी देने की, उनकी बात देखिए, तो उनमें कितना फर्क है। ये फर्क होना चाहिए, ऐसा नहीं लगता हमें, ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ अगर 95% लोग हाई स्कूल की शिक्षा के बिना जीते हैं तो वो किस हद तक सही है? अगर हमारे मूल्य बनाने हैं तो हमें शिक्षा शुरू करनी पड़ेगी, बुनियादी शिक्षा। हमारे जो आज की शिक्षा में, मैंने जब एक शिक्षा सचिव से कहा, उन्होंने कहा कि आप जो हैं दूसरी दुनिया में रहते हैं, आप सपनों की दुनिया में रहते हैं। इस देश में शिक्षा की बात नहीं होती, यहाँ कोचिंग की बात होती है। कोचिंग का मतलब क्या है कि भाई पिछले 5 साल में यही 200 सवाल पूछे गए हैं, अगर तुमने ये 200 सवाल सीख लिए, इसका जवाब ठीक आ गया, तुम ध्यान पास कर लोगे, उसे कहते हैं कोचिंग। आपको एक छोटे सी मिसाल दूं, उसमें थोड़ा व्यक्तिगत भी इन्वॉल्वमेंट है। मैंने जीआरई का इम्तिहान, जो आज लोग उसके लिए काफी उत्सुक रहते हैं, देने के पहले मैंने कहा कि जो मैंने सीखा है उसके आधार पर ही दूंगा। और फिर भी 9% उस जमाने में जब पढ़ता था मैं, तो आ गए थे नंबर। पता नहीं क्यों आ गए, कैसे आ गए, लेकिन इसलिए कि हमने पढ़ने की समझने की कोशिश की थी, इसलिए हमने किसी कोचिंग थी भी नहीं उस जमाने में, शायद मुझे पता भी नहीं था, होती तो शायद मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते करते। यानी कि अगर हमारी शिक्षा ठीक होगी, उसका एक मानक यह है, हमारे देश में कोचिंग 0 हो तो शिक्षा अच्छी है, कोचिंग ज्यादा हो तो शिक्षा खराब है। तो देश वो है जहां कोचिंग, हमारा देश जो है ऐसा है जहां एक भारत कोचिंग से सीखता है, दूसरा भारत कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है। एक भारत पब्लिक स्कूल में जाता है, दूसरा ऐसे स्कूलों में जहां एक कमरे 5 दर्जे चलते हैं।
एक भारत के अध्यापक ऐसे होते हैं जिनकी तनख्वाह 2 लाख रुपए होती है, एक भारत ऐसा जहाँ 5,000 रुपए की तनख्वाह वाले लोग पढ़ाते हैं। तो भारत हमारा एक सच है, उससे हम बच नहीं सकते। उस सच को स्वीकार करके हम आगे बढ़ सकते हैं, उसको स्वीकार किए बिना हमारा पतन होता रहेगा। हर चीज में जो हमारे, देखिए नरेंद्र भाई हमारे बेसिकली उनकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूं उनकी योग्यता पर कि उन्होंने देश में लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन बड़े सवाल भी करता हूं उनकी एक बात से देश जुड़ा है या बटा है, उनकी बात से प्रगति हुई है या नहीं हुई है, उन्होंने जो भी कहा उसमें कितना सच था और कितने सवाल खड़े हुए, किस हद तक जो उन्होंने जनधन की योजना बनाई उसका क्या मतलब था, उससे किसका फायदा हुआ, उज्ज्वला योजना में क्या लोगों ने, कितने लोगों ने वापस उन पर पैसे थे कि दोबारा वो अपनी जो गैस की यूनिट खरीद सकते। स्वच्छता में क्या हुआ, क्या वाकई स्वच्छ हुआ, क्या झाड़ू बनाने स्वच्छता आती है देश में? तो देश की बात करते हैं स्वच्छता में तो उससे झाड़ू से नहीं करते, हम सोचते हैं कि देश के लिए व्यवस्था कैसे बनाएंगे जिससे कि सफाई हो सके। जितनी भी उनकी स्कीमें हैं, जितना भी उनका सोचना है, वो उनको हम कहते हैं चुनाव जीवी, उनको कहते हैं सत्ता के प्रति उनका जो लोभ है, उनकी जो आकांक्षा हमेशा सत्ता बने रहने की है, उसके लिए कुछ भी करना उनके लिए संभव नहीं है, कुछ भी करना चाहते हैं। सत्ता में आने का अर्थ था प्रधान सेवक बनने का। प्रधान सेवक आज ही बन सकते हैं। जो नया भारत बनेगा जिसमें प्रधानमंत्री प्रधान सेवक होगा, वो भारत एक असली लोकतांत्रिक देश होगा। जब प्रधानमंत्री संस्थाओं की कदर करेगा तो भारत असली भारत होगा। आज का भारत ऐसा है जहां संस्थाओं का अवमूल्यन हो गया है, संसद का अवमूल्यन है, जुडिशरी का अवमूल्यन है, मीडिया का अवमूल्यन है, जितने भी संस्थाएं हैं सबका अवमूल्यन हो चुका है और रोज हो रहा है। इसको रोकना होगा। हमें वो भारत चाहिए जहां संस्थाएं मजबूत हों, जहां कौन बैठा है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे नियम क्या है, हमारे मूल्य क्या है, हमारी परंपरा क्या है, हम किस तरफ बढ़ना चाहते हैं, और जो भी हम करें उसको आगे देख के करें। पिछले 7.5-8 साल में जब भी कोई बात आती है हम पीछे की बात करते हैं। रामानुजम से एक सॉल्यूशन देखा जा सकता है, लेकिन वो सॉल्यूशन बनाने के लिए वो 100 से ज्यादा पीएचडी करने वालों ने जो 100 साल लगाए हैं उनकी जरूरत होती है। हमें वो लोग भी चाहिए। रामानुजन एक अपने आप में एक अजूबा थे। आर्यभट्ट वगैरह उनकी बात अगर हम करेंगे तो हम भविष्य में जा नहीं पाएंगे। आज हम भविष्य में जाने के लिए वो काम करना पड़ेगा जो आज का विज्ञान करता है, या उसके 2 कदम आगे जाकर कुछ ऐसा सोचें, ऐसा बनाएं कि बाकी लोग भी समझें कि हम कुछ कर रहे हैं। हमारी स्थिति ये है कि हम वैक्सीन बाहर से लेते हैं, AZ3 से लेते हैं और कहते हैं हमने बनाई थी। हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, वो तभी संभव है जब कोई पहले वो काम कर चुका हो। हमने ऐसा कोई काम क्यों नहीं किया कि जो किसी और ने नहीं किया हो वो ऐसा करें जिससे देश का फायदा हो, जनता का फायदा हो, दुनिया का फायदा हो। ये क्यों नहीं कर पाते? तो भारत 2 हमेशा रहे हैं और आज भी 2 हैं सबसे ऊपर के लेवल पे। ये द्वैतवाद जो भारत को समझने का है, वो चाहे ईश्वर के लिए हो, चाहे लोकतंत्र के लिए हो, चाहे हमारे समाज के लिए हो, देश के लिए हो, उससे हम अलग नहीं हट सकते और वो ज्यादा जरूरी है। अब जो लोग सिर्फ एक में विश्वास करते हैं उनकी वो बहस करते रहें, अच्छी बात है, लेकिन वो अपनी समझ किसी पर लादे नहीं। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।